हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज को लेकर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अगर आपको ये एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको ये सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको ये हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो आपको हिस्ट्री बेसिक्स से करनी चाहिए और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी चाहिए। तो अगर आपने पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो वीडियोस है वो अगर आप नहीं देखा है तो आप देख लें, और मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर में जो आई बटन है वहां पे भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 के साथ, इन द अर्लीस्ट सिटीज। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जसपल and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. तो जैसा आप लोगों को पता है, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी होती है ताकि ये चैप्टर को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या है, जसपल और हरप्रीत दोनों बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ आदमी कुछ लोग आए और वो लोग आके एक पुरानी बिल्डिंग थी उसको देख रही थी। वो बिल्डिंग को बच्चे लोग हॉन्टेड हाउस कहते थे, भूतों के घर कहते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर। उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये इसकी आर्किटेक्चर को जरा देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। एक औरत भी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा वुड का जो कार्विंग किया हुआ है, जो डिजाइन बनाया हुआ है वुड का, क्या ऐसा कभी तुमने देखा है? We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old rundown house? तो उन्होंने कहा कि हम लोग मिनिस्टर से बात करते हैं और ये इतनी खूबसूरत घर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, इसे रिपेयर करते हैं और इसे ऐसे प्रिजर्व कर देते हैं ताकि लोग आए और ये हिस्टोरिक बिल्डिंग को देखें। तो वो बच्चे लोग सोचने लगे कि क्यों, ये घर में ऐसा क्या है कि इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ऐसा क्या है जो इतने खुश हो गए वो लोग ये घर को देख के। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसा वो घर में ऐसा क्या है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो आपको हड़प्पा के बारे में भी पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज हम लोग उसी को लेके डिस्कस करने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. So, जब बहुत पुरानी बिल्डिंग जो होती है ना, उनकी भी एक कहानी होती है। और जब पहली बार पंजाब में ये रेलवे लाइन स्टार्ट होने वाली थी, रेलवे सिस्टम स्टार्ट होने वाली थी पूरे भारत पे, तब तो पूरे भारत ही था, तब इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं था, सब एक थे। उस टाइम जब फर्स्ट टाइम रेलवे लाइंस लगाई जा रही थी, तो जहां पे लगाई जा रही थी पंजाब के जो हिस्से में, वो लोग एक शहर पे आके, एक साइट पे आके अटक गए, और वो साइट था हड़प्पा का। अभी प्रेजेंट डे में वो हड़प्पा जो सिटी है वो पाकिस्तान में बिलोंग करता है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build the railway lines. तो तब के ज़माने के जो लोग थे, उन लोग जो रेलवे लाइंस बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, अब उनको तो ये सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग तो आर्किटेक्चर नहीं थे, उनको तो ये नहीं पता कि कितने साल पुरानी है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये कितनी महंगी चीज़ होगी। बाद में जाके ये जगह एक इतिहास इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा ये जगह के ना बारे में। उनको तो तब ये नहीं पता था।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे वाह यहाँ तो रेडीमेड घर बना हुआ है, चलो ये सब ईंटें निकालते हैं, ये सब ब्रिक निकालते हैं और इससे ही रेलवे लाइन बनवा देते हैं। तो उन लोगों ने हजारों हजारों ईंटें निकाली वो बिल्डिंग से और रेलवे लाइन बनाती गई। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये जगह को खोज के निकाली, ढूंढ के निकाली और उन्होंने कहा कि ये सब कॉन्टिनेंट में, जो एशिया का सब कॉन्टिनेंट है, वहां सब कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है हड़प्पा। एज दिस was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. So, सबसे पहली सिटी इसे ही डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा को, और इसके आसपास और भी जितने साइट्स डिस्कवर की गई जहां पे एक ही तरीके की बिल्डिंग्स देखी गई, वो पूरे जगह को हड़प्पन कहा गया। These cities developed about 4,700 years ago. ये जो शहर है, ये शहर 4,700 साल पहले की बनाई हुई है। Very often, old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old building? हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि पुरानी बिल्डिंग को गिरा के नई बिल्डिंग बना दी जाती है, कंस्ट्रक्शन, मॉल की कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, सिनेमा हॉल्स बनाए जाते हैं जहां से इनकम हो सके। लेकिन क्या जरूरी है कि आप पुरानी जगह को, कोई एक इतिहास वाले जगह को तोड़ के आप कुछ नया बना दे? What was special about these cities? तो हड़प्पा के बारे में स्पेशल क्या था? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually, the part to the west was smaller but higher. So, ये सब जो cities थी ना, ये सब cities दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड की गई थी। यूजुअली जो वेस्ट वाली पार्ट होती थी, जो वेस्ट की तरफ होती थी, वो लोग हमेशा थोड़ी हायर होती थी, छोटी होती थी लेकिन थोड़ी ऊंची में रहती थी। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। सिटाडेल मतलब जहां पे राजाएं रहते थे। तो उनका ये मानना था कि वेस्ट वाले जो हिस्से होते थे वो थोड़ी छोटी होती थी लेकिन ऊंची होती थी, जिससे आप मतलब इतनी ऊंची होती थी कि आप पूरे शहर को देख पाए। तो अक्सर राजा लोग वहां पे अपने घर बना लेते थे जो रूल करते थे, ताकि वो ऊपर से पूरे शहर को देख पाए। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। और जो ईस्ट में जो जगह थी वो बहुत बड़ी थी लेकिन नीचे थी, इसीलिए उसे टाउन बना दिया जाता था, उसे कहा जाता था लोअर टाउन। Very often, walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. तो ये जो ईंटें लगाते थे, तो ये ईंटों को वो बेक करते थे, आग में बेक करते थे ताकि ये ईंट मजबूत हो जाए। और ये देखा भी गया है क्योंकि हजारों साल बाद भी वो सब बिल्डिंग वैसे की वैसे ही खड़ी थी। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. तो जो ईंटें लगाई जाती थी उसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थी, मतलब एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर हल्का सा जगह छोड़ के एक लगाई जाती थी ताकि एक दूसरे के साथ लॉक हो जाए और वो मजबूत हो जाए। तो बगल में एक छोटी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, वो पहले पढ़ लेते हैं। These cities were found in the Punjab and the Sindh in Pakistan and in Gujarat. So ये कहाँ पे पाई जाती थी? पंजाब और सिंध में पाई जाती थी, पाकिस्तान और गुजरात में। And in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with design in black, stone weights, seals, special beads, copper tools and parallel side long stone blades. तो ये सब जो सिटीज थी, ये सब सिटीज सबसे ज्यादातर
पंजाब और सिंध में पाई जाती थी, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इंडिया वाले पंजाब में भी पाई जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वहां से बहुत सारी यूनिक चीजें पाई गई है, जैसे कि जो सिटीज होती थी उसमें जो पॉटरी बनाई जाती थी, जो मट्टी की जो हड़िया बनाई जाती थी, वो सब रेड कलर की पॉटरी होती थी जिसमें ब्लैक कलर की डिजाइन बनी होती थी। इसका मतलब यही है कि वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है, रेड क्ले से बनाई गई है। उसके बाद स्टोन वेट पाया जाता था। स्टोन वेट मतलब जैसे कि हम लोग कहीं दुकान में जाते हैं तो अभी तो सब डिजिटल वेटिंग सिस्टम हो चुका है, लेकिन अगर आप सब्जी वाले के पास जाओगे तो उनके पास पत्थर वाली जो वेट होती है वो होती है। तो वैसी ही स्टोन वेट वो उस जमाने में पाई गई है जिसे तोला जाता था। सील्स, सील्स मतलब जो धप्पा लगाया जाता था कॉपीराइट के लिए, वो स्पेशल बीड्स, स्पेशल बीड्स पाया जाता था। कॉपर टूल्स पाया जाता था, कॉपर के टूल्स, और लंबे लंबे ब्लेड पाए जाते थे जो दोनों तरफ से धार होते थे, जैसे कि तलवार हो या फिर छुरी हो वैसे। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. So ये सब जो cities होती थी, ये सब cities में बहुत सारी स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और सिटाडेल भी बनाई जाती थी। सिटाडेल मतलब जहाँ पे राजाए लोग रहते थे। और मोहनजोदारो, अगर आप लोग मैप में अगर देखेंगे तो इंदस रिवर के बगल में जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ी बात बनाई गई थी, बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था, जो मट्टी को खोद के वो टैंक बनाया गया था, जिसके अंदर पूरे बहुत लंबी सीढ़ी गई हुई है और जिसके अंदर जाके बात किया जाता था, नहाते थे तब के जमाने के लोग। तो वैसा एक आर्किटेक्चर आज के ज़माने में नहीं दिखने को मिलेगा। और तब के आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ बनाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात थी उन लोगों की ड्रेनेज सिस्टम। तब के ज़माने की जो मोहनजोदारो में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट था ड्रेनेज सिस्टम। वो ड्रेनेज सिस्टम आज के ज़माने में भी चलता है। सो द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. तो ये ब्रिक्स से बनाई गई है और उसमें प्लास्टर किया हुआ है, और वाटर बाहर ना निकले या वाटर सोख ना ले, इसीलिए अंदर में तार से भी मोल्ड किया गया है। There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. बीच में स्टेप्स गया हुआ है, सीढ़ियाँ गई हुई है, और बीच में बात करने की जगह है, नहाने की जगह है, और बाकी साइड में छोटे छोटे रूम्स भी पाए गए हैं। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। और पानी कहाँ से लाई जाती थी? पानी कुआं से लाई जाती थी और उसके बाद उसे ड्रेन कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. और ये टैंक में कौन कौन नहा सकते थे? बहुत इंपॉर्टेंट जो पीपल होती थी वो लोग ही यहाँ पे नहा सकते थे, बाकी कोई नहीं। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. और कालीबंगन लोथल में फायर ऑल्टर्स पाई गई है जहां पे सैक्रिफाइस की जाती थी। सो उनका ये मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि तब के जमाने में सैक्रिफाइस किया जाता था शायद। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। और इन सब जगहों पे स्टोर हाउस भी पाई गई है जहां पे बहुत सारी चीजें स्टोर की जाती थी। तो ये जो फोटो है ये है ग्रेट बाथ। Houses, drains and streets. Generally houses were either 1 or 2 stories high, with rooms built around courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. So वहाँ के जो घर होते थे वो जनरली 1 या 2 स्टोरी के होते थे, और जो रूम्स होती थी वो कोर्टयार्ड टाइप होती थी, मतलब थोड़ी बड़ी होती थी।
बहुत सारे घर के अलग अलग बाथरूम होते थे, अलग अलग बाथिंग एरिया होती थी, और कुछ कुछ घर के खुद की कुआं होती थी, खुद की वेल्स होती थी, जहाँ पे वो लोग वाटर सप्लाई कर सकते थे, जहाँ से वो लोग पानी उठाते थे, यूज करते थे. Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out. So आपको अगर लेफ्ट में दिख रही है तो वो एक सिटी वॉल है, और वॉल के नीचे से ड्रेन बनाई गई है. सो वो सिटीज में पूरी तरीके से ड्रेन जो थी वो कवर्ड होती थी, कोई ड्रेन ओपन नहीं रहती थी, पूरी कवर्ड होती थी, और उसे बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली बैठाया जाता था, एकदम स्ट्रेट लाइन में. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water would flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street, and smaller drains led into bigger ones. So, जो ड्रेन्स होती थी उसे थोड़ी स्लोप में लगाई जाती थी, थोड़ी ढाल में लगाई जाती थी, ताकि जो वाटर है वो फ्लो कर पाए. और हर एक घर से हर एक घर से एक ड्रेन, छोटी छोटी ड्रेन निकाली जाती थी, और जो स्ट्रीट के बीच में जो बड़ी ड्रेन है उनमें ज्वाइन की जाती थी, और छोटी छोटी ड्रेन मिलके एक बड़ी ड्रेन में ज्वाइंट होती थी. और वही चीज आज के जमाने में भी किया जाता है. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. तो ड्रेन जैसे कि पूरी कवर्ड होती थी, बीच बीच में एक गोल गोल सा इंस्पेक्शन होल्स की जाती थी, गड्ढे खोदी जाती थी, जिससे वो लोग अंदर में देख सकते थे कि ड्रेन साफ है कि नहीं, ड्रेन में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है ना. तो वही चीज आज के जमाने भी होता है. तो यही देखा जा रहा है कि तब के जमाने की चीज को हम लोग आज भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. तो ये सोचे कि अगर आज के ज़माने में ये सिस्टम चल रहा है तो तब के ज़माने के लोग कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि यही चीज़ तब से वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. और ये देख के ये लगता है कि जो घर, ड्रेन और स्ट्रीट्स है, सबको एक वक्त में ही बनाया गया है, किसी को पहले किसी को बाद में नहीं, सबको एक साथ ही बनाया गया है. लाइफ इन द सिटी. तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, जो रास्ते के बीच में जो ड्रेन गई हुई है, एकदम स्ट्रेट ड्रेन गई हुई है, और उसके नीचे आपको वेल्स दिख रही होगी, कुएं दिख रही होगी. तो ये सिटीज में लाइफ कैसी थी, यहाँ पे कैसे लोग रहते थे. अ हड़प्पन सिटी was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. So वहाँ के लोग बहुत बिजी होते थे, और वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ पूरे सिटी को बिल्ड करते थे. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. So ये जो बिल्डिंग की जाती थी, ये वहाँ के रूलर के तरफ से की जाती थी. जो रूलर होते थी वो लोग ये बिल्डिंग करते थे, और दूसरे लोगों को भेजते थे, और भी दूसरे दूसरे दूर दूर लैंड में, जहाँ से वो लोग जाके मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, पत्थर और भी बहुत कुछ लेके आती थी. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped people, who helped prepare the seals, and perhaps wrote on other materials that have not survived. और जो दूसरे जगह से जो मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, पत्थर ये सब लाई जाती थी, उनमें से अगर कोई चीज बहुत ही कीमती होती थी, उसे रूलर्स लोग रख लेते थे खुद के पास, और बाकी की चीज को यूज कर लेते. और उन लोगों ने स्क्राइब्स भी तैयार की थी. स्क्राइब्स होते थे जो, जिसे लिखना आता था, वो सील्स तैयार करती थी. सील्स मतलब एक जो रूलर होती थी उसका एक लोगो बनाई जाती थी, और वो लोगों को हर एक जगह पे मारा जाता था, ताकि वो ये कह सके कि ये सब चीज राजा का है. Besides, there were men and women, craft persons, making all kind of things, either in their own homes or in a special workshop. तो वहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स होते थे. क्राफ्ट पर्सन्स मतलब जो पॉटरी का काम करते थे,
जो टूल्स बनाती थी, जो और भी बहुत कुछ बनाती थी, तो वो लोग मैन एंड वुमेन बोथ काम करते थे और घर पे भी काम कर सकते थे या फिर एक वर्कशॉप होती थी, वर्कशॉप में आके भी वो लोग काम करते थे. People were traveling to distant land or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. So जो इंसान ट्रैवल करते थे वो लोग दूर दूर लैंड तक जाते थे और वहां से मटेरियल्स लेके आते थे और वहां की स्टोरीज भी लेके आती थी. शायद कभी उन लोगों ने कोई और सिटीज में गए होंगे और वहां की स्टोरीज आके उन लोगों ने मोहनजोदारो में बताया होगा. सो ऐसे वो लोग काम करते थे और वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी टॉयज भी पाई गई, टेराकोटा टॉयज. और ये सब टॉयज देख के लगता है कि उस टाइम के बच्चे लोग ये टॉयज के साथ भी खेले होंगे. और ये है वो सब टेराकोटा टॉयज. सो आपको जो लेफ्ट की तरफ दिख रही है वो है लोगो, वो है सील. इसे कहते हैं हड़प्पन सील, जो राजाएं लगाती थी ये सील को ताकि वो ये दिखा सके कि ये हड़प्पन किंग का लोगो है या हड़प्पन पीपल का सील है. और जो आपको राइट की तरफ दिख रहा है वो है टेराकोटा टॉयज, जिसके साथ तब के जमाने के बच्चे लोग खेलते थे. नेक्स्ट, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that were found by archaeologists are made of stone, shell, metal, including copper, bronze, gold and silver. तो हड़प्पन सिटी से बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स पाई गई है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाली. वो सब स्टोन, शेल और मेटल की थी, जो कॉपर की भी होती थी, ब्रोंज एंड गोल्ड एंड सिल्वर की भी थी. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. So copper और bronze किस लिए यूज किया जाता था? Copper और bronze टूल्स, हथियार बनाने के लिए, फिर और भी बहुत सारी जो चम्मच होती थी या फिर बर्तनें होती थी वो सब टूल्स बनाने के लिए या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज की जाती थी. गोल्ड एंड सिल्वर पर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. गोल्ड और सिल्वर से ज्वेलरी बनाई जाती थी. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोस ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो पाई गई थी वो है बीड्स, वेट मतलब वही जिसे तोला जाता था, और ब्लेड्स, ब्लेड मतलब जो दो तरफ से धार होती थी, ब्लेड्स. अगर लेफ्ट में जो देखते जाए तो उसमें जो है, जो स्क्वायर वाली जो स्टोन दिख रही है उसे ही स्टोन वेट कहते हैं, उससे ही तोला जाता था. अगर कोई कुछ खरीदने आते थे तो उस चीज से तोलते थे कि कितना देना है, कितना नहीं देना है. Notice how carefully and precisely these weights were shaped. These were made of chert and kind of stone. These were used probably as weight precious stones or metals. तो जो प्रीशियस स्टोन्स होती थी, जो पत्थर होती थी, ऑर्नामेंट्स होती थी या मेटल होती थी, ये सब बेचने के लिए ये स्टोन्स बनाई गई थी, ये वेट बनाई गई थी. इससे वो ऑर्नामेंट्स को, ज्वेलरी को या प्रीशियस स्टोन को या मेटल को तोला जाता था और बेचा जाता था. और जो राइट की तरफ दिख रहा है आपको बीच में वो है बीड्स. बीड्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन एंड ब्यूटिफुल रेड स्टोन्स. तो आपको वो दिख रहा है रेड स्टोन से बनाया हुआ है ज्वेलरी जो है, और कार्नेलियन स्टोन से भी बनाया गया है. द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड फाइनली अ होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो द स्ट्रिंग वुड बी पास थ्रू इट. सो ये सब स्टोन को काटा गया, उसे शेप दिया गया, उसे पॉलिश किया गया, चमकाया गया और एक होल बनाया गया ताकि उसके थ्रू स्ट्रिंग ढुका सके, रस्सी ढुका सके और उसे ज्वेलरी की तरह बना सके. और राइट हैंड के साइड में जो येलो कलर ब्लेड दिख रही है वो है स्टोन ब्लेड्स. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. These were generally rectangular and usually have an animal carved on them. So हड़प्पन सील्स भी बनाते थे स्टोन से, जिसमें एनिमल की फोटो बनाई जाती थी, जिसमें उनकी लैंग्वेज भी लिखी जाती थी, जो मैंने पहले ऊपर में दिखाया, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है वो सील.
The Harapans also made pots and beautiful black design, such as one as shown on page 6. So पहले के चैप्टर में जो एक देखा हम लोगों ने एक फोटो देखा था, उसमें एक पॉटरी देखे थे, वो पॉटरी में ब्लैक डिजाइन किया हुआ था। तो वैसे टाइप की पॉटरी भी बनाई जाती थी। और जो हम लोग राइट हैंड साइड में जो एक फोटो देख रहे हैं जो एक मूर्ति की तरह है, वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। इसे कहा जाता है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। क्यों? क्योंकि अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो, ये स्टोन स्टैचू मोहनजोदारो के एक इम्पोर्टेंट मैन की है, जो एक गारमेंट पहन के हुए है, एक शॉल की टाइप पहन के है, जिससे जिसकी एंडिंग पूरी एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जो फ्लावर की डिजाइन बनाई जाती है, तो इसे नाम दिया गया है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ। कॉटन was probably grown at मेहरगढ़ from about 7,000 years ago. So जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था मेहरगढ़ के बारे में, सो वही मेहरगढ़ ये वाली एरा में इंडस वैली सिविलाइजेशन बन गई है। ये मेहरगढ़ अभी हड़प्पन बन गई है। सो मेहरगढ़ में जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, कॉटन ग्रो करना स्टार्ट किया गया था 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at the Mohenjo-daro. So मोहनजोदारो में ये एक्चुअल जो कॉटन की जो क्लोथ होती थी उसकी पीसेस पाई गई है, जो सिल्वर के जो वास मिली है, सिल्वर की जो और बहुत सारी जो हरिया वैसे टाइप की जो मिली है, उसमें ये कॉटन की जो क्लोथ है वो भी पाई गई है। Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fines. These were used to spin thread. So ये fines क्या है? Fines के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Unlike stone or shell, these that are found naturally, fines is a material that is artificially produced. So आपको राइट हैंड साइड में दिख रही होगी, एक पत्थर को शेल की तरह काटा गया है, उसे एक शेप दिया गया है, और ये ना ही स्टोन है ना ही शेल है, ये नेचुरली नहीं बनाया हुआ है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड कोर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। सो गम के थ्रू ये शेप दिया गया है। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस, और इसे बहुत ज्यादा रब करके ग्लेज किया गया है, उसे शाइन किया गया है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो वो जो कलर आती थी, जो ग्लेज कलर आती थी, जब चमकती थी तो वो ब्लू या ग्रीन कलर की होती थी। फाइन्स वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। सो इससे क्या बनता था? इससे ईयर रिंग बनता था, बैंगल्स बनती थी, बहुत टाइप की ज्वेलरी बनती थी, और छोटी छोटी टाइनी वेसल्स बनती थी, कप बनती थी। Many of these things that were produced were probably the work of specialists. तो ये सब चीजें जो बनाई जाती थी, पॉटरी हो या फिर ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी बनाई जाती हो, वो स्पेशलिस्ट लोग बनाते थे। मतलब स्पेशलिस्ट हम किसे कहते हैं? स्पेशलिस्ट हम उसे कहते हैं जो अपने काम में माहिर होता है। जो कोई भी एक काम में माहिर होता है उसे हम वो चीज के स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो जैसे कि अगर कोई कटिंग स्टोन में माहिर है तो उसे हम कटिंग स्टोन एक्सपर्ट कहेंगे या स्पेशलिस्ट कहेंगे। कोई अगर पॉलिशिंग बीड्स में माहिर है, अगर कोई बीड्स को पॉलिश करता है, ज्वेलरी को पॉलिश करता है, या फिर कोई ड्राइंग में माहिर होता है, या फिर कोई पत्थरों में सील बनाने में माहिर होता है, तो हम उससे उस काम की स्पेशलिस्ट कहते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 20 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड। सो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये जो इलस्ट्रेशन दिख रहा है हमें, ये जो स्कल्पचर दिख रहा है, मूर्ति दिख रहा है, इसके फेस को देखें, इसके फेस को कितने बारीकी से कार्व किया गया है। तो ये काम एक स्पेशलिस्ट का ही होता है, जो अपने काम में माहिर होते हैं वही ऐसे काम कर सकते हैं। सो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। तो जो क्राफ्ट्समैन एक्सपर्ट होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट।
We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. So हमें ये नहीं पता कि स्पेशलिस्ट जो होते थे वो मेन होते थे कि वुमेन होते थे। ये जो मूर्ति बनाई गई है ये किसी मेन ने बनाया या किसी वुमेन ने बनाया या फिर दोनों मिलाकर स्पेशलिस्ट होते थे, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, जिसने भी बनाया और जो जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे वो लोग स्पेशलिस्ट होते थे। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood, ores of metals, or produced by farmers or herders. तो रॉ मटेरियल्स क्या होती है? रॉ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होती है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज बना सकते हैं, जिसे यूज करके हम लोग कोई फिनिश्ड गुड बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक मोबाइल फोन बनाना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। बैटरी बनाने के लिए आपको सिलिकॉन्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको फोन में जो स्पीकर्स होती है उस स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको उसमें लगे हुए जो मेटल होते हैं मेटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मेटल है, बैटरी है, कैमरा के लेंस है, ग्लास है, ये सब चीज है रॉ मटेरियल्स। इससे आप एक करके एक फिनिश्ड गुड बना रहे हो जो है मोबाइल फोन। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स होते थे वुड या फिर मेटल्स, ओर्स, जिससे आप नेचुरली पा सकते हो, या फिर रॉ मटेरियल्स फार्मर्स और हर्डर्स भी तैयार करती थी। सो वुड से लोग क्या करते थे? वुड से घर बनाते थे, या फिर वुड जलाई जाती थी जिससे वो लोग खाना बनाते थे, कुकिंग करने के लिए यूज करते थे, और भी बहुत कुछ करने के लिए यूज किया जाता था। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। तो ये सब जो वुड्स है, मेटल ओर है, स्टोन है, ये सब रॉ मटेरियल्स को लाया जाता था, इसे फिर प्रोसेस किया जाता था फिनिश गुड बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। सो कॉटन कॉटन नेचुरली नहीं मिलता था। कॉटन फार्मर्स लोग प्रोड्यूस करते थे। कैसे प्रोड्यूस करते थे? वो लोग कॉटन प्लांट को ग्रो करते थे, अपने फार्म में कॉटन प्लांट लगवाते थे और उसे ग्रो करते थे। ग्रो करने के बाद उससे कॉटन लेते थे एंड देन कॉटन को प्रोसेस करके क्लोथ बनाया जाता था। सो कॉटन यहाँ पे रॉ मटेरियल है और क्लोथ है फिनिश प्रोडक्ट। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. So, हड़प्पन्स लोग जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करते थे वो लोकली मिल जाता था, जैसे कि वुड हो, स्टोन हो, मेटल्स हो। लेकिन कुछ खास चीजें होती थी जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, जो पत्थर होते हैं, जो बहुत ही महंगी पत्थर होते हैं, जो ज्वेलरी बनाने के काम आती है, वो सब पाने के लिए उनको थोड़ी दूर तक जाना पड़ता था। थोड़े दूर जाके पहाड़ में से या फिर कहीं कहीं से भी वो ये सब लाते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अभी राजस्थान जहाँ पे है तब वहां से हड़प्पन्स लोग कॉपर लेके आते थे। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, या वो लोग ओमान तक भी चले जाते थे। इतने दूर दूर ट्रेवल करते थे, वो भी बाय फुट। तब कोई ट्रेन कार नहीं था। Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. टिन कहाँ से लाया जाता था? टिन आज जहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान है वहां से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और गोल्ड कहाँ से लाया जाता था? आज के जमाने में जो कर्नाटका जहाँ पे है वहां से लाया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका कहाँ पे है, साउथ में है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे है? जो अभी प्रेजेंट डे पंजाब और पाकिस्तान में है। तो आप डिस्टेंस समझ सकते हैं कि वो लोग कितना ज्यादा ट्रैवल करते थे ये सब और रॉ मटेरियल्स लाने के लिए। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एक टॉय दिख रही है वो है एक कैरियर, गुड कैरियर। तो उसे आप टॉय दिख रहा है क्योंकि तब
के ज़माने के जो बच्चे होते थे वो लोग ऐसे छोटे छोटे टॉय बना के खेलते थे, लेकिन ऐसे ही चीज़ बड़ी बड़ी भी होती थी जिससे यूज़ किया जाता था गुड्स को कैरी करने के लिए। सो इसे कैसे बनाया जाता था ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। तो वो लोग फूड क्या खाते थे? While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. We know from remains of the plant that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. So, जो पीपल सिटीज में रहती थी और जो पीपल कंट्री साइड में रहते थे वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे और एनिमल्स को रियर करते थे, एनिमल्स प्रोडक्ट यूज करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन। तो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स लोग होते थे ये लोग दूसरे शहर में रहने वाले, दूसरे शहर से आने वाले जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, स्क्राइब्स या रूलर्स होती थी, उनको प्रोवाइड करती थी, सप्लाई करती थी फूड। और ये इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, जो रिसर्च वर्क हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से, उन्होंने देखा है कि हड़प्पा में प्लांट्स मिले हैं, वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिनसीड, मस्टर्ड, ये सब के प्लांट मिले हैं। तो वो लोग ये सब ग्रो करते थे। अ न्यू टूल, द प्लोग, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. सो प्लोग यूज किया जाता था। तो प्लोग क्या होता है? प्लोग होती है ये जो आपको दिख रही है नीचे में, ये है प्लोग। तो प्लोग कैसे यूज किया जाता था? आज के जमाने में जो गाय होते हैं, जो बफेलो होते हैं, उनके उनके सामने लगा दिया जाता है और बफेलो लोग ये प्लोग को टानते हुए जाते हैं। तो टानते टानते वो लोग क्या करते हैं, फार्म को कट कर देते हैं। कट इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल है, सॉइल को और भी जगह मिले फ्लो करने के लिए। और क्या, और नीचे में जो सॉइल होता है वो सॉइल ऊपर में आ जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्लांट्स होते हैं, जो सीड्स दिए जाते हैं, वो लोग और ज्यादा जल्दी ग्रो करती है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। सो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लोग सॉइल को और ज्यादा फर्टिलाइज करती है। While real plugs, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found. As the region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. So, ये सब रीजन में रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती थी और इसलिए वहाँ पे कुछ टाइप की इरिगेशन फैसिलिटीज यूज की जाती थी। इरिगेशन क्या होता है? जब हम लोग वाटर कैनाल के जरिए वाटर पहुंचाते हैं फार्म्स में, उसे इरिगेशन कहते हैं। सो शायद उस टाइप की इरिगेशन यूज की जाती है। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड इन द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर को स्टोर किया जाता था, स्टोर करने के बाद उसे फील्ड में सप्लाई किया जाता था जहां पे प्लांट्स ग्रो हो रही है। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पन्स कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इन लोगों की प्रोडक्ट भी यूज करते। वाटर्स एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स मतलब जहाँ पे ये लोग बसेरा बना के रहते थे, जहाँ पे शीप को रखते थे, गोट को रखते थे, बफेलो को रखते थे, वहां पे वो लोग वाटर और इन लोगों के खाने की चीजें भी रखती थी ताकि वो लोग उसे खाए और प्रोडक्ट्स तैयार करे, जैसे कि मिल्क हो, मीट हो, कुछ भी तैयार करे। शीप वुल भी देती थी। So, however, in dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. So, summer month में क्या किया जाता था? गर्मी के वक्त ये सब एनिमल्स को थोड़े दूर तक ले जाया जाता था जहाँ पे बहुत सारी घास हो, वाटर हो, ताकि वो लोग वहां पे खा सके। क्योंकि आपके पास हमेशा रिसोर्स नहीं रहती है, या फिर आप ज्यादा रिसोर्स इमरजेंसी के लिए रखना चाहते हो, जितना हो सके आप उतना रिसोर्स को बचाना चाहते हो, इसलिए वो लोग थोड़े दूर तक ले जाते थे एनिमल्स को ताकि वो वहां के घास फूस खा सके और वाटर भी पी सके। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर्ड, caught fish and hunted wild animals like antelope। तो वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे। तो फ्रूट का नाम है बेर। caught fish
फिश भी पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे, लाइक एंटीलोप. A closer look, Harappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Beth, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. So, खादिर बेत के वहां एक सिटी थी धोलावीरा, जो अभी रन ऑफ कच्छ में है. वहां पे फ्रेश वाटर पाई जाती थी और वहां की सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी होती थी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. तो हड़प्पा के बाकी सिटीज, जितने भी सिटीज है, सबको दो दो पार्ट में तोड़ी गई, भाग की गई, लेकिन धोलावीरा को तीन पार्टों में तोड़ा गया. Each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. और तीनों पार्ट को बड़े लंबे लंबे स्टोन वॉल से घेर दिया गया, ऊंचे ऊंचे स्टोन वॉल से, और जो एंट्रेंस होती थी वो एक बहुत बड़ी गेट होती थी. There was also a large open area in the settlement which public ceremonies would be held. और सेटलमेंट मतलब जो बसेरा होते थे, जो सिटीज होते थे, वहां पे एक बीच में एक ओपन जगह रहती थी, ओपन एरिया रहती थी, जहां पे जितने भी लोग हैं वो लोग वहां पे सेरेमनीज जब होती थी, पब्लिक सेरेमनीज, उसको सेलिब्रेट किया जाता था. Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood. तो और भी लेटर्स मिलती थी, बड़े बड़े लेटर्स जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में पाई जाती थी, और वो सबको वुड में कार्व करके लिखा जाता था. This is an unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. तो अब तक हमें सील्स में राइटिंग मिली थी. सील्स मतलब जो छोटे छोटे सील्स होते हैं जो कॉपीराइट के लिए यूज किया जाता था, कि ये हमारे हड़प्पन हमारे सिटीज का है, ये हमारे सिटी का है, ये राजा का है, ये वो राजा का है, जो सील यूज किया जाता था. रिसेंटली पाई गई है एक हड़प्पन स्क्रिप्ट जो कि बहुत बड़ी होती है और जो वुड में कार्व करके लिखी गई है. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. So, एक और सिटी है जिसका नाम है लोथल. लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है? लोथल गल्फ ऑफ खम्बत के वहां सिचुएटेड है. और पहले वाली जो थी धोलावीरा, वो कहाँ पे थी? वो रन ऑफ कच्छ में थी. और लोथल है गल्फ ऑफ खम्बत में, जो कि गुजरात में है, और उसके बगल से सबरमती रिवर बहती है. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. और ये एरिया जहां पे थी वहां पे रॉ मटेरियल्स भी पाई जाती थी, स्पेशली जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होती है, मतलब जो पत्थर होती है, जो पत्थर और जो जिसे हम लोग ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो ज्यादा कीमती नहीं होती है, मतलब 50-50 कीमती होती है, वो सब वहां पाई जाती थी. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. यहाँ से stone, shell और metal से ऑब्जेक्ट बनाई जाती थी. There was also a storehouse in the city. ये सिटी में स्टोर हाउस भी पाई गई है. Many seals and sealings, the impression of seals on clay were found in the storehouse. और वो स्टोर हाउस में बहुत सारी सील पाई गई है. सील मतलब जो जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स में जो लिखा जाता है वो सब. ये जो फोटो दिख रहा है वो है अ डॉकयार्ड एट लोथल. ये एक डॉकयार्ड है. डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पे शिप्स आते हैं या फिर बोट आते हैं, बोट से सामान अनलोड या अपलोड किया जाता है. ये एक डॉकयार्ड है लोथल में. दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल. तो फिलहाल ये जो डॉकयार्ड है ये एक टैंक बन चुकी है. पहले जमाने में ये पूरा एक रिवर टाइप था जो ओशन में, सी में जाके मिलती थी, लेकिन अभी ये एक टैंक की तरह बन गई है. गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर. यहाँ से कोई बोट या शिप्स लाई जाती थी, उसमें सामान उठाया जाता था या उससे उतारा जाता था. ये एक डॉकयार्ड की तरह यूज की जाती थी. A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for tools for bead making and finished beads have all been found here. यहाँ पे beads related हर चीज मिली.
बीड्स क्या होती है, जो पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर को, गोल गोल पत्थर को एक थ्रेड के अंदर डाला जाता है, जो बहुत कोई यूज करते थे बीड्स। तो इससे बीड्स के टूल, बीड्स या फिर बीड्स को यूज करने वाली जो पत्थर होती थी, वो सब पाई गई है वो बिल्डिंग में। सील्स एंड सीलिंग्स, तो ये सील्स एंड सीलिंग्स क्या है? Seals may have been used to stamp bags or packet containing goods that were sent from one place to another. तो जैसे कि हम लोग आज के ज़माने में स्टैंप मारते हैं, तो तब के ज़माने में भी स्टैंप यूज़ किया जाता था, लेकिन सील के रूप में। वहाँ पे इंक होता था और सील बनाया जाता था। सील में लिखा जाता था किंग का नाम या फिर जगह का नाम, कुछ भी, और वो सील को इंक में डुबो के स्टैंप मारा जाता था। एक कॉपीराइट की तरह यूज किया जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। तो जैसे आज के ज़माने में भी ये यूज़ होता है, जब भी हम लोग कुछ पार्सल करने जाते हैं, तो पार्सल जहाँ पे नॉट बांधते हैं, जहाँ पे गीटे बनते हैं, वहाँ पे हम लोग एक मोम मोम को गला के वहाँ पे डाल देते हैं, ताकि वो जॉइंट हो जाए, ताकि वो टूटे नहीं, और उसके ऊपर वो एक सील मार दिया जाता है। तो ये एक सील की तरह काम करता है। तो वैसे ही सील तब के ज़माने में भी काम की जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग। तो सील में जो ड्राइंग बनी रहती थी या फिर जो लिखा हुआ रहता था, उसका जब कॉपीराइट, जब वो पार्सल में पड़ जाता था, पार्सल में जब वो लिखाई आ जाता था, तो उसे सीलिंग कहते थे। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, one could be sure that the goods had arrived safely. Seals were used even today. Find out what they were used for. तो आज के ज़माने में सील सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में यूज होती है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of these cities. Writing seals, weights were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up in the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. So, 3,900 years ago से देखा गया कि ये सिटीज में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने लगी। जैसे कि यहाँ पे लोग कम रहने लगे, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहने चाहते थे, वो लोग चले जाते थे यहाँ से छोड़ के। जो राइटिंग्स होती थी, जो सील्स यूज की जाती थी, या फिर जो वेट, जो वजन मापने के लिए जो वेट होती थी, वो सब भी यूज नहीं किया जाता था। रॉ मटेरियल्स जो कि बहुत दूर दूर से लाई जाती थी, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तब के ज़माने में भी लाई जाती थी, वो सब को भी और यूज नहीं किया जाता था, वो सब रेयर बन चुका था। मोहनजोदारो जो एक सिटी है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहां पे स्ट्रीट पे गार्बेज दिखने को मिला, बहुत सारी गार्बेज थी स्ट्रीट पे। ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम का अ, जो ड्रेनेज सिस्टम बहुत माहिर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट है ड्रेनेज सिस्टम, वो ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ मिला। उसके बाद जो हाउसेस थी, जो घर थे, वो सब भी देखी, वो सब भी हर बहुत टूटी फूटी घर देखने को मिली, और सड़कों के ऊपर नई नई घर देखने को मिली। सो वाई डिड ऑल दिस हैपन? तो अचानक ये सब क्यों हुआ? ये लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत साफ सफाई से रह रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया था, हर एक चीज को बारीकी से किया गया था, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया? वी आर नॉट श्योर, ये आज तक पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एंड का बहुत सारा एंडिंग है, कोई एक पर्टिकुलर एंडिंग नहीं है, बहुत सारे एंडिंग है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, others suggest that there was deforestation. किसी ने ये कहा कि जो रिवर था, इंडस वैली रिवर जो था, इंडस रिवर पूरी ड्राई हो चुकी थी, वहां पे कोई वाटर नहीं था, इसलिए उन लोगों को वो जगह छोड़ के जानी पड़ी। कोई दूसरी स्कॉलर कहते हैं कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो गया था, मतलब पेड़ पौधे सब खत्म हो गए थे, सब इन्होंने यूज कर लिया था, इसलिए अब और कुछ था ही नहीं यूज करने के लिए। किसी और ने कहा कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस मिलते थे वो सब खत्म हो गया था,
तो अब कोई रिसोर्सेस ही नहीं था जो इन लोगों को आगे ले जा सके, इसलिए इनको जाना पड़ा। कोई और कहते हैं कि बाहर के एनिमीज का इन्वेजन हुआ, कोई बाहर के लोग आके इन्हें हटा दिए, वो भी हो सकता है। या फिर किसी ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी जो सब कुछ डुबा दी। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. So, किसी ने जो जो कहा जिन्होंने कहा कि डिफोरेस्टेशन हुआ है, मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो खत्म हो गया। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वो लोग पेड़ पौधे यूज करते थे ईंटें गलाने के लिए, बेक करने के लिए, या फिर कॉपर्स को स्मेल्ट करने के लिए। कॉपर को मतलब कॉपर को मेल्ट करते थे, मेल्ट करके उससे आयरन ओर या कॉपर ओर बनाते थे। Besides, grazing by large herds of cattle and sheep and goats may have destroyed the green cover. या फिर बहुत ज्यादा कैटल हो गया था, शीप हो गया था, जो वहां के आसपास में जो ग्रीनरी थी, जो ग्रास थी, सब खत्म कर दी। बट none of these reasons can explain the end of all the cities. लेकिन अगर ऐसा होता भी, तो वो लोग कोई ना कोई सोर्स निकाल लेती। ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हर एक सिटी खत्म हो गई, हर एक सिटी। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप would have had an effect in only some areas. अगर बाढ़ आती, फ्लडिंग होता, या फिर रिवर ड्राई हो जाती, तो वो कुछ कुछ एरियाज में होती ना, ये पूरे शहर में तो नहीं होती, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो नहीं होती ना। वो शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन के साउथ की तरफ होती, नॉर्थ की तरफ नहीं होती। नॉर्थ की तरफ रिवर वैसा नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी सिटी पूरी एंड हो गई? ये अभी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements in the east and the south. So, ये शायद जो रूलर थे, जो ये सिटीज को चलाते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल कर देते, शायद ये उनकी गलती हो कि उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, फिर लोग कुछ भी करने लगे। ये भी हो सकता है। जो भी केस हो, जो हुआ है अब वो तो है, अब वो तो दिख रहा है, वो चेंज नहीं हो सकता। सिंध और वेस्ट पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, वो पूरी की पूरी अबैंडन कर दी गई थी, वो पूरी खाली हो गई थी। और जो पीपल थे, वो लोग नए नए सेटलमेंट में जाके रहने लगे। वो लोग साउथ और ईस्ट की तरफ जो सेटलमेंट्स होती थी, वहां पे जाके रहने लगे। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. So, नई सिटी तैयार हुई 1400 साल बाद, जो कि हम लोग चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब कुछ एल्सवेयर के बारे में पढ़ते हैं। एल्सवेयर मतलब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये तो हमारी सिविलाइजेशन हुई, लेकिन एल्सवेयर अब दूसरी कंट्री में भी सिविलाइजेशन होती थी, तो उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस. मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल. सो इजिप्ट, जैसे कि हमें पता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। इजिप्ट देखी जाए तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द इजिप्ट ड्राई डेजर्ट है, और वहां पे सिर्फ एक ही रिवर मिलती है, वो है नाइल रिवर। अराउंड 5000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. 500 साल पहले, 5000 साल पहले इजिप्ट को किंग्स लोग रूल करते थे, और वो रूलर्स अपने आर्मी को दूर दूर लैंड में भेजते थे, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और महंगी महंगी ज्वेलरी के जो पत्थर यूज होते हैं वो सब लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टूम्स नोन एज पिरामिड्स. उन लोगों ने बड़े बड़े टूम बनाए जिसको पिरामिड्स कहा जाता है. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. जब वो राजाएं मर जाते थे, उनकी बॉडीज को यही पिरामिड्स के अंदर में रखा जाता था. These carefully preserved bodies are known as mummies.
और यही सब बॉडीज को आज के ज़माने में सब कहते हैं मम्मीज। A large number of objects were also buried with them. These included food and drink, clothes and ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. So, जब वो मर जाते थे तो उनके साथ साथ उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, जो महंगी चीज़ें या जो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वो लोग पहनते थे, जो यूटेंसिल्स वो लोग यूज़ करते थे, जो भी चीज़ होती थी सब के सब उनके साथ वहाँ पे दफना दिया जाता था, वहाँ पे रख दिया जाता था। These were amongst the most elaborate burials known in world history. ऐसी burial ऐसी मिट्टी कभी नहीं हुई। तो ये था हमारा चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6 NCERT हिस्ट्री इन द अर्लिएस्ट सिटीज। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।